ओके, अब मैं ये लेक्चर नंबर 15 जो है उसका दूसरा पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एनालिसिस प्रोसीजर से मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ कि लेक्चर नंबर 15 जो है उसके पहले 3 पेज जो कोड कन्वर्जन वाला था वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। और जो है वो हमने ये लॉजिक डायग्राम तक पहले 3 पेज किए थे। और अब जो है ना हम ये एनालिसिस प्रोसीजर से अगला लेक्चर जो है इस वीक का दूसरा लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एनालिसिस प्रोसीजर में पहले उसने थोड़ी थ्योरी बताई हुई है और फिर आगे एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि एनालिसिस प्रोसीजर कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको पहले स्टार्ट से बता देता हूँ कि द डिज़ाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल, अभी तक हम जो पीछे कॉम्बिनेशनल सर्किट के क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सारे डिज़ाइन के क्वेश्चन थे। तो डिज़ाइन ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट starts from a written specification of a required function and culminates with a set of output boolean functions and a logic diagram। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि जो लॉजिक कॉम्बिनेशन सर्किट के डिज़ाइन के प्रॉब्लम थे उसके अंदर एक स्टेटमेंट होती थी, एक स्पेसिफिकेशन होती थी जिसमें सारा कुछ लिखा होता था, उसका रिलेशन इनपुट और आउटपुट का, और वो क्वेश्चन ख़त्म होता था जिसमें हम बूलियन फंक्शन और एक लॉजिक डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो एनालिसिस है ये इससे उलट होता है, डिज़ाइन से उलट होता है। उलट किस तरह होता है कि उसके अंदर तो हमने लॉजिक डायग्राम खुद बनानी होती है ना, डिज़ाइन के अंदर हमने लॉजिक डायग्राम खुद बनानी होती है, जबकि एनालिसिस के अंदर जो है ना लॉजिक डायग्राम आपको गिवन होगी और आपने उसका जो है ना ट्रूथ टेबल डिफाइन करना है और उसके बूलियन फंक्शन वगैरह डिफाइन करनी है। तो अब ये आगे लिखा हुआ है, द एनालिसिस ऑफ अ कॉम्बिनेशन सर्किट इज समवट द रिवर्स प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद द गिवन लॉजिक डायग्राम एंड कल्मिनेट्स विद द सेट ऑफ बूलियन फंक्शन, a truth table और a verbal explanation। ठीक है, तो ये उससे उलट फंक्शन होगा। ठीक है, तो नीचे उसने स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब ये स्टेप्स आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। मैं पहले पढ़ देता हूँ, पहले इसकी हम पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। टू obtain the output boolean function from logic diagram proceed as follows: label with arbitrary symbols for all gates outputs that are function of the input variables, obtain boolean function of each gate। ठीक है, पहला स्टेप ये है। अब मैं आपको एग्जांपल से शुरू कर देता हूँ। ये एक डायग्राम आपको गिवन है, आपने इसका एनालिसिस करना है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इसमें से जो जो गेट ऐसा है जो कि डायरेक्ट इनपुट का फंक्शन है, उसकी कोई आर्बिट्रेरी आपने उसका नाम दे देना है। जैसे ये पहला वाला मैंने, ये T2 है। T2 जो है वो ए बी, ये इस तरफ जो है ये हमारे इनपुट्स हैं ए बी सी, और F1 और F2 जो है ये हमारे आउटपुट्स हैं, और दरमियान में ये T1 T2 है, इनको आर्बिट्रेरी आउटपुट्स कहते हैं। तो वो कह रहा है वो वाली आर्बिट्रेरी आउटपुट, जैसे ये T2 है, इसका नाम T2 हमने खुद दिया, ये इनपुट का फंक्शन है, और ए डायरेक्ट इनपुट ए बी और सी का एंड कर दो तो T2 आता है। इसको हमने T2 का नाम दे दिया। फिर ये जो T1 है ये हमने खुद नाम दिया, ये A प्लस बी प्लस सी और गेट लगा हुआ है, ये इसके इक्वल है, ये नाम दे दिया। उसके बाद ये वाला जो गेट है, ये F2 जो है, ये इन 3 एंड गेट्स और फिर और गेट का फंक्शन है, ये वाला जो है, यानी ए बी ए सी और बी सी पहले करके उसको और करके ये F2 जो है ये उसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये नाम दे दिया। उसके बाद ये F2 डैश है। F2 डैश का मतलब है जो भी F2 आ रहा है उसको ये F2 की तार लेके उस पर इन्वर्टर लगा के ये F2 डैश बन गया। उसके बाद ये वाली जो आउटपुट है T3 है। T3 किसके इक्वल है? F2 डैश और T1 का एंड करके। ठीक है, और ये वाला जो F1 है ये हमारी आउटपुट है T2 प्लस T3। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने आर्बिट्ररी जो आउटपुट्स हैं गेट्स की, उनके नाम दे देने हैं T1 T2 T3 और उनके बूलियन फंक्शन लिख देने हैं। फिर उसके बाद लेबल द अदर आर्बिट्ररी सिंबल्स फॉर दोज गेट्स दैट आर फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड ऑफ प्रीवियसली लेबल्ड गेट्स, फाइंड द बूलियन फंक्शन फॉर दोज गेट्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा जो आपको इससे समझ नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट अगले पेज पे जाके आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ये इंग्लिश जो लिखी हुई है ना, इसका ऐसे बगैर डायग्राम के समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये डायग्राम आपको गिवन है, आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा कि इस डायग्राम का एनालिसिस प्रोसीजर करो और इसका ट्रूथ टेबल ड्राइव करो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया कि ये F1 F2 तो गिवन है, ये लिखा होगा, ये आउटपुट्स हैं, और ये जो ABC है ना, ABC जो है ये इनपुट्स हैं। ठीक है, दरमियान में जो गेट्स है ना, यानी जो भी गेट लगा हुआ है
उसकी आउटपुट का नाम आपने खुद दे देना है। इसको T2 कह देना है या T1 भी कह सकते हैं। इसको T1 कह दिया, इसको T3 कह दिया, ठीक है, ये नाम दे दिया हमने गेट्स के, ठीक है। और ये F2 डैश जो है ये नाम ऑलरेडी इसका है क्योंकि ये F2 का इन्वर्ट होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि T1, T2, T3 जो हमने खुद नाम दिए हैं ना, उनकी इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखनी है? द सर्किट हैज 3 बाइनरी इनपुट्स ABC एंड 2 बाइनरी आउटपुट्स F2। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि सर्किट की 3 इनपुट्स हैं, ABC जो है इसकी इनपुट्स हैं, और F1 और F2 जो हैं ये इसकी आउटपुट्स हैं। ये ऊपर आप देख लो, ABC जो है लेफ्ट साइड पे 3 इनपुट्स हैं, और F1 और F2 जो है ये F1 और F2 ये 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। द आउटपुट्स ऑफ वेरियस गेट्स आर लेबल्ड विद इंटरमीडिएट सिंबल्स। ये जो अदर गेट्स है ना, जिस तरह ये वाला T2, T1 और T3, इसका इंटरमीडिएट सिंबल हमने खुद डिफाइन किया, T1, T2, T3 नाम दे दिया। द आउटपुट ऑफ गेट्स दैट आर फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स आर F2, T1 और T2। अच्छा, इनमें से जितने भी वेरिएबल्स हैं ना जो इनपुट के फंक्शन है, जो इनपुट के फंक्शन है, मसलन T2 जो है वो ABC का एंड है, T1 जो है वो ABC का और है, और F2 जो है वो इस गेट्स की और है, ठीक है। तो पहले उनकी इक्वेशन लिख देनी है। अगर आप इधर देखो, F2 जो है, F2 की इक्वेशन जो है वो क्या बनती है? F2 की इक्वेशन बनती है AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है। ये अगर ऊपर से आप देखो डायग्राम में, ये F2 है। अगर आप सिर्फ इतना सर्किट देखो, ये F2 किसके इक्वल है? पहले AB एंड हो रहा है, AC एंड हो रहा है, BC एंड हो रहा है, और वो तीनों एंड होके और हो रहे हैं, और ये डायरेक्ट F2 में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है F2 की इक्वेशन बन गई AB प्लस AC प्लस BC। उसके बाद T1 की क्या इक्वेशन बनती है? ये T1 है, ठीक है, ये T1 है। T1 किसके इक्वल है? A प्लस B प्लस C के। तो T1 की नीचे इक्वेशन लिख दो, T1 की ये इक्वेशन लिखी हुई है A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये A प्लस B प्लस C मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ अगर आपको। ये A प्लस B प्लस C जो है ये T1 है, ठीक है। उसके बाद दोबारा वापस डायग्राम पे चले जाओ, T2 किसके इक्वल है? ये T2 है। एक मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ, ये T2 है। T2 किसके इक्वल है? A डॉट B डॉट C, या A एंड B एंड C। A B C का एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये T2 की इक्वेशन लिख दी हमने, A B C, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? ये 3 इक्वेशनें लिख दी। उसके बाद आगे आ जाओ, अब T3 की इक्वेशन लिखते हैं। T3 जो है वो, उसकी जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन डिपेंड करेगी T3 की है किसके इक्वल। ये एक एंड गेट लगा हुआ है, उसकी आउटपुट T3 है, तो वो एंड किस किसका है? एक F2 डैश का और एक T1 का। इसका मतलब है कि T3 एक ऐसा वेरिएबल है, T3 एक ऐसा वेरिएबल है जो कि F2 पे डिपेंड कर रहा है और T1 पे डिपेंड कर रहा है। T1, F2 और T1 का एंड है, F2 डैश और T1 का एंड है, और F2 डैश और T1 की इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब हम T3 की इक्वेशन लिखेंगे। T3 की इक्वेशन बनती है F2 डैश एंड T1। ये इक्वेशन लिखी हुई है F2 डैश एंड T1। ये मैं दोबारा ऊपर आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ कि T3 जो है ये T3 है, ठीक है। ये एक एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट की आउटपुट है, और एंड गेट की इनपुट क्या है? एक F2 डैश है, एक इनपुट जो है एंड गेट की वो F2 डैश है ये, और दूसरी इनपुट जो है वो T1 है, ठीक है। तो ये दोनों एंड हो रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो F2 डैश एंड T1 बन गई। अब F1 जो है, F1 आखिरी F1 रह गया। F1 किसके इक्वल है? ये F1 है, ये F1 है ना। ये एक और गेट लगा हुआ है, और गेट की इनपुट्स क्या क्या है? एक इनपुट जो है वो ये T3 है, और दूसरी इनपुट जो है वो ये T2 है, ठीक है। तो ये आप नीचे आ जाओ, तो ये F1 की इक्वेशन आ गई T3 प्लस T2, यानी ये दोनों और हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारे गेट्स की जो आउटपुट्स हैं वो लिख ली। अब अगले पेज पे आ जाओ। द आउटपुट F2 इज ऑलरेडी एक्सेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स ओनली, ठीक है। To obtain F1 as a function of ABC, form a series of substitution as follows। अब बेसिकली ना सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन ऐसे करनी है कि देखो, ये जो इक्वेशन है F1 की, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ। F1 की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। T3 प्लस T2 है ना, तो हमारे पास T3 की वैल्यू ये है। इस इक्वेशन के अंदर T3 की वैल्यू जो है वो ये डाल देनी, T3 की वैल्यू ये डाल देनी है, और T2 की वैल्यू
ये डाल देनी है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, F1 वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये F1 की इक्वेशन में T3 प्लस T2 है, T3 की इक्वेशन ऊपर वाले से लेनी है, T2 की ऊपर वाले से ले लेनी है। फिर T2 उसके बाद इसी तरह सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके आप जो है ना इसको F1 की इक्वेशन निकाल लोगे। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। F1 में वो कह रहा है F1 जो है वो T3 प्लस T2 के इक्वल है। एक मिनट, ये लिखा हुआ है F1 T3 प्लस T2 के इक्वल है। T3 की वैल्यू जो है वो F2 डैश है, वो डाल दी, और T2 की वैल्यू जो है वो ABC है, T2 की वैल्यू ABC वो डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि ये जो F2 डैश है, F2 डैश, F2 की वैल्यू डाल दी ऊपर से, F2 की वैल्यू जो है वो ऊपर से डाल दी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये F2 डैश लिखा हुआ है, एक मिनट, ये F2 डैश लिखा हुआ है। अब F2 किसके इक्वल है, ऊपर अगर आप जाओ पिछले पेज पे, F2 जो है वो किसके इक्वल है, ये F2 है। तो F2 का डैश डालना है तो इसके ऊपर डैश डाल दो, पूरी की ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर डैश डाल दिया। और T1 जो है F2 डैश के बाद T1 जो आता है, T1 ये T1 है, T1 की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी है, ये A प्लस बी प्लस सी डाल दिया। उसके बाद T2 जो है वो ABC है, T2 जो है वो ABC है, तो यहाँ पे ABC डाल दिया, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन सारी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है ना अब इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा अलजेब्राइक का ऑपरेशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अच्छा, अब आप इधर देखो कि अ, ये वाला फंक्शन जो है वो ये ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमने खोल के लिख लिया। इसको आपने कैसे खोला कि ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस सी बार और बी बार प्लस सी बार, इसको ये कैसे आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। डिमॉर्गन लॉ से ये आएगा कि ये जो आ रहा है ना, एक मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एंड गेट को और गेट में कन्वर्ट कर देते हो, और गेट को एंड में कन्वर्ट कर देते हो, और हर लिटरल को प्राइम कर देते हो। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो तीन है, ये डिमॉर्गन लॉ से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ए बी जो था वो ए बार प्लस बी बार बन गया, ए सी जो था वो ए बार प्लस सी बार बन गया, और बी सी जो था वो बी बार प्लस सी बार हो गया, और गेट जो वो एंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिमॉर्गन लॉ से इसका ले लिया कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आगे ए बी सी को वैसे ही लिख दिया, और ए प्लस बी प्लस सी को वैसे लिख दिया, और ए बी सी को भी वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये वाले जो दो हैं ना, आपने पीछे एक सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी। तो ये वो वाला फार्मूला लगाया हुआ है। अगर ये एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जी लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्स प्लस वाई जी लिख सकते हैं, यानी ए बार प्लस बी बार सी बार लिख सकते हैं। तो इन दोनों को, ये वाले जो पहले दो थे, इसको ए बार प्लस बी बार सी बार लिख दिया, और उससे अगले जो दो है ना ये वाले, उससे जो अगली दो ब्रैकेटें हैं ये वाली, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। यानी बी को पहले इन तीनों के साथ बी बार को ए और बी और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी बार को फिर ए और बी और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई जब कर दें तो फिर बी बार जो होता है वो जीरो होता है, और सी बार भी जीरो होता है, ये दो जीरो हो जाएंगे, और आगे ए बी सी वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है, उसके बाद ये आ गया, ये जो दो जीरो हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये सारों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। ये वाली जो दो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली ब्रैकेट, और उससे जो अगला वाली ब्रैकेट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये वाली जो ब्रैकेट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ए बी सी जो एंड वाला है ये तो रहेगा, बाकी सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जहाँ जिसमें ए बार या ए बी बार या सी बार आता है, वो टर्म जीरो हो जाती है। ये जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ना एरो के साथ, ये जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कर दोगे तो आपके पास जो है ना जीरो, जब सारी टर्म जो टर्म जीरो होती है उसको खत्म कर देना है, तो आपके पास जो है वो ये बच जाता है, ठीक है। इसमें ये दो दफा आ रहा है, ए बी बार सी बार दो दफा आ रहा है, तो एक्स प्लस एक्स जो है वो एक्स होता है। तो ये आपके पास F1 की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास F1 की इक्वेशन आ गई, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, ठीक है। ये F1 जो है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी आ गया, ठीक है। अब आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना, आपके पास फायदा ये हुआ कि अब आपके पास मकसद हमारा ये था इस सारा प्रोसेस करने का कि हमारे पास जो दो आउटपुट्स है ना वो एबीसी की टर्म में आ जाए। तो F2 तो ऑलरेडी हमारे पास एबीसी की टर्म में थी,
लेकिन F1 जो थी ना, F1 की इक्वेशन जो थी वो पहले ये थी, F1 की इक्वेशन ये थी। अब ये राइट हैंड साइड पे ABC तो नहीं आता था ना, इनपुट्स की टर्म्स में तो नहीं आता था, तो हमने सीरीज ऑफ सब्सटीट्यूशन करके, ये सारे स्टेप्स करके हमने F1 जो है वो भी ABC की शक्ल में निकाल लिया, जो ये आया। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल में मैं बताता हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपकी जो तीन इनपुट्स हैं ABC, जो तीन इनपुट्स हैं, तीन इनपुट्स के 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो 4041, 2021 और 0101 करके 8 कॉम्बिनेशन बना दिए। उसके बाद ना आगे लिख दो जितनी भी गेट आउटपुट्स है। सबसे पहले F2 लिखो, F2 बार लिखो, T1, T2, T3 और F1 लिखो। उसके बाद ये फिल कैसे करने हैं, ये F2 वगैरह ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले F2 पे आ जाओ। F2 किसके इक्वल है? F2 इक्वल है इसके, F2 इसके इक्वल है। इसका मतलब है जब AB हो या AC हो या BC हो, जब A1 B1 हो या A1 C और 1 हो या B1 और C1 हो, इन तीनों कॉम्बिनेशन में F2 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो कि आपने इस टेबल पे आ जाओ, F1 जो है ना उस वक्त 1 होता है जब ये देखो, मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, एक मिनट, ये F2 है। जब ये देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे B और C1 है, तो उस वक्त F2 1 हो गया। B और C1 है तो F2 1 हो गया। उसके बाद ये वाले जो कॉम्बिनेशन है उसमें A और C1 है तो F2 1 हो गया। A और C1 है तो F2 1 हो गया। उसके बाद A और B1 है, ये A और B1 है, यहाँ पे F2 1 हो गया। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन से हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे भी A, B और C है, यहाँ पे भी वो कंडीशन पूरी होती है कि A भी 1 है और B भी 1 है, तो ये इस कॉम्बिनेशन में भी जो है वो F2 1 हो गया। ठीक है, तो F2 वाला कॉलम हमने फिल कर लिया। उसके बाद F2 बार जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट वाला इसी कॉलम का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, जहाँ पे F2 0 है वहाँ 1 होगा, जहाँ F2 1 है वहाँ 0 होगा। तो F2 बार भी कन्वर्ट जो है वो फिल हो गया। उसके बाद T1 कैसे फिल करना है? T1 पे आ जाओ वापस। T1 किसके इक्वल है? ये T1 है, A प्लस B प्लस C। इसका मतलब है या A1 हो या B1 हो या C1 हो। ठीक है, तो उस वक्त T1 जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो अगर आप टेबल पे आ जाओ तो देखो, पहला जो केस है ना ये वाला, जहाँ पे A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है, ये वाला, यहाँ पे T1 0 होगा। ठीक है, उसके बाद या तो A1 हो या B1 हो या C1 हो, उसके बाद सारे कॉम्बिनेशन जो है वो 1 है, क्योंकि बाकी हर कॉम्बिनेशन में या तो A1 है या B1 है या C1 है। ये आप इधर से देख लो कि A1 है या B1 है या C1 है, इन सारे केसेस में जो है वो T जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, T1 जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो T1 का कॉलम भी फिल हो गया। अब T2 का कॉलम फिल करना है। T2 के कॉलम इक्वेशन, T2 की इक्वेशन देख लो। T2 की इक्वेशन क्या है? T2 की इक्वेशन है A, B और C। ये T2 की इक्वेशन है, एक मिनट, ये T2 की इक्वेशन है A, B, C। इसका मतलब है A भी 1 हो, B भी 1 हो और C भी 1 हो। जब तीनों 1 है ना, सिर्फ उस वक्त T2 1 होगा। तो यहाँ पे देखो कि जब A, B और C तीनों 1 है ना, ये लास्ट केस, सिर्फ उस वक्त जो है वो T2 जो है वो 1 होगा। अदरवाइज जो है वो T2 सारे कॉम्बिनेशन में ऊपर में 0 होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद बाकी T3 पे आ जाओ। T3 कैसे देखेंगे? ऊपर T3 की इक्वेशन देख लो। T3 की इक्वेशन जो है वो ये है। T3 की इक्वेशन है F2 डैश T1। F2 डैश यानी F2 का जो डैश है वो 1 हो और T1 जो है वो 1 हो। ठीक है, ये आप टेबल से ही देख लो। F2 का डैश 1 हो और T1 1 हो। F2 का डैश, यहाँ ये F2 का डैश है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 1 हो और T1 1 हो। ठीक है, जिस तरह आप ये देख लो, ये कॉम्बिनेशन है ये वाला, इसमें F2 डैश जो है वो 1 है और T1 भी 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। इससे अगर अगला कॉम्बिनेशन जो है उसमें भी देख लो, F2 का डैश जो है वो 1 है और T1 भी 1 है, इसमें T3 जो है ये 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह और कॉम्बिनेशन देख लो, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये वाला, यहाँ पे भी F2 डैश जो है वो 1 है, T1 भी 1 है, तो यहाँ पे भी T3 1 हो गया। ठीक है, और नीचे देख लो, और नीचे जो जाता है ये, बस ये तीन कॉम्बिनेशन में 1 होगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी कॉलम रह गया F1 का। F1 का कॉलम जो है वो कैसे करना है? ये F1 का कॉलम है, F1 की इक्वेशन है ये। ठीक है,
इसमें या A0 हो, B0 हो और C1 हो, या A0 हो, B1 हो, C0 हो, या A1 हो, B0 हो, C0 हो, या A, B और C तीनों 1 हो, ठीक है? तो ये वाले जो 4 कॉम्बिनेशन है ना, ये आपने, अब मैं टेबल में वापस जा रहा हूँ, ये आपने टेबल में देख लेने हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन जो है ना ABC के, इधर से देख लेने हैं। कि जब A0 हो, B0 हो, C1 हो, या A0 हो, B1 हो, C0 हो, इस तरह ये 4 कॉम्बिनेशन में ये 1 है। A1 हो, B0, C0 या A, B, C तीनों 1 हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे इसको फिल कर देना। इक्वेशनों से देख के जो है ना आपका ये टेबल फिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो था टेबल फिल करना जो था, ये आपका लास्ट स्टेप था। तो यहाँ पे ये एनालिसिस प्रोसीजर जो है, ये खत्म हो जाता है। तो आपने बुक की एक्सरसाइज में देखना है, चैप्टर 4 में जो एनालिसिस के क्वेश्चन है ना, जिसमें डायग्राम गिवन होगी और वो आपको कहेगा कि इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, इसका एनालिसिस करके इसका ट्रूथ टेबल बनाओ। तो उस तरह के क्वेश्चन आपने कर लेनी है। मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगा। असाइनमेंट में भी कॉम्बिनेशन सर्किट के डिज़ाइन और जो है वो एनालिसिस के क्वेश्चन दूँगा। अब ये एंड में ना ये पेंसिल से 2 कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये ठीक तरह समझ नहीं आ रहे। ये मैंने एक पिछले पुराने सेशंस के किसी का क्विज़ दिया था, उसके क्वेश्चन मैंने पेंसिल से लिख दिए थे, आपके नोट्स में शामिल हो गए हैं। मैं आप लोगों को भी शायद यही क्विज़ दे दूँ, तो मैं ये वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, ये और इससे अगले पेज के ऊपर, मैं ना ये असाइनमेंट में या क्विज़ के अंदर ये क्वेश्चन दे दूँगा। ये सिर्फ़ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक तरह समझ नहीं आ रहा क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ है, इसलिए फ़ोटोकॉपी में सही नहीं आया। तो मैं इसको दोबारा लिख के ना, ये जो आखिरी 2 पेजेज़ पे ये जो एंड में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है? ये वाले जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये वाले, ठीक है? ये मैं दोबारा टाइप करके ना, तो आपको मैं क्विज़ या असाइनमेंट में डाल दूँगा इसको, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएँगे, ठीक है? ये वाला जो है। तो ये लेक्चर हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। मैं अगले जो Q&A सेशन होंगे उसमें असाइनमेंट और क्विज़ अनाउंस करूँगा और आपको टाइम बताऊँगा कि कितना टाइम है क्विज़ और असाइनमेंट के लिए। यहाँ पे ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि ये वाला जो लेक्चर है, हमने लेक्चर नंबर 15 के 2 पार्ट्स किए थे, जिसमें पहले 3 पेजेज़ जो थे वो पार्ट ए में किए थे और अगले जो 3 पेजेज़ हैं वो एनालिसिस प्रोसीजर के अगले जो 3-4 पेजेज़ हैं वो पार्ट बी में किए थे। तो ये लेक्चर नंबर आपका 7 है, ठीक है? यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।